नमस्कार, क्राइम पेट्रोल देख रहे हैं आप और मैं आकाश देशवाल। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का आज बजट पेश हो गया। इस बजट में क्या कुछ खास रहा, चलिए आज आपको बताते हैं। पीएम मोदी ने इस बजट को 2047 को ध्यान में रखने वाला बजट बताया था। साथ ही ग्रीन एनर्जी पर खास तौर पर ध्यान देकर इस बजट को तैयार किया गया। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको इस बजट की खास बातें बताने वाले हैं। बजट पढ़ने से पहले निर्मला सीतारमण ने कहा कि ग्लोबल इकोनॉमी मुश्किल दौर में है, लेकिन बावजूद इसके भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत है। भारत में मौजूदा महंगाई दर स्थिर है, जो कि करीब 4% के बराबर है। बजट में सबसे खास बात जो रही वो है गरीबों के लिए मुफ्त राशन और टैक्स स्लैब में मिडिल क्लास को थोड़ी राहत। इससे अलग सरकार के बजट में 9 प्राथमिकताएं भी रही। सरकार के बजट में ये 9 प्राथमिकताएं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इनको लेकर कहा कि बजट में सरकार की 9 प्राथमिकताएं हैं, जिनमें कि खेती में उत्पादकता, रोजगार और क्षमता विकास, समग्र मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय, विनिर्माण और सेवाएं, शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा, अधोसंरचना। 8वें नंबर पर है नवाचार, शोध और विकास। और साथ ही साथ 9वें नंबर पर जो सबसे ज़्यादा अहम माना जा रहा है वो है अगली पीढ़ी के लिए सुधार। अब बजट को लेकर यूँ तो तमाम सी चीज़ें आए हैं, बहुत से जो एक्सपर्ट हैं उन्होंने भी अपने अलग अलग मत दिए हैं, लेकिन जो बजट में सबसे बड़ी चीज़ और सबसे अहम चीज़ मानी जा रही है वो टैक्स स्लैब से अलावा वो है गरीबों के लिए मुफ्त राशन, जो कि अगले 5 साल के लिए उसका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। अब इससे फ़ायदा क्या है? इससे 80 करोड़ से अधिक गरीबों को लाभ हो रहा है। रोजगार कौशल प्रशिक्षण के लिए पीएम की 5 योजनाओं के पैकेज की भी इसके साथ में घोषणा की गई है। इससे 5 साल में 4 करोड़ 10 लाख युवाओं को लाभ होगा। इन योजनाओं पर 2 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। अंतरिम बजट में इनका कहना है कि हमने विकसित भारत को रोड मैप को देने का वादा किया था। दूसरा वादा है प्राकृतिक खेती पर जोर। इसमें 2 साल में 1 करोड़ किसानों की लगभग 1.5 लाख करोड़ से मदद होगी प्राकृतिक खेती के लिए। 400 जिलों में फसलों का डिजिटल सर्वे होगा। कृषि उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। और साथ ही टैक्स स्लैब के तहत जो प्रावधान किए गए हैं, जो कि सबसे अहम माने जा रहे हैं। नई कर व्यवस्था में व्यक्तिगत आयकर दरों पर वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि नए कर व्यवस्था के तहत कर दर संरचना ऐसी होगी जिसमें 0 से 3 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। 3 से 7 लाख रुपए की आय पर 5%, 7 से 10 लाख पर 10%, 10 से 12 लाख पर 15%, 12 से 15 लाख रुपए पर सालाना 20% और 15 लाख से अधिक पर 30% आयकर लगेगा। मॉडल कौशल ऋण योजना में संशोधन का भी प्रस्ताव है। केंद्रीय बजट 2024-25 में हर साल 25,000 छात्रों की मदद के लिए मॉडल कौशल ऋण योजना में संशोधन का प्रस्ताव है। घरेलू संसाधनों में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपए तक के ऋण के लिए ई वाउचर हर साल 1 लाख छात्रों को सीधे ऋण राशि के 3% की वार्षिक ब्याज छूट के लिए दिए जाएंगे। 4.1 करोड़ युवाओं को रोजगार। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि मुझे 2 लाख करोड़ रुपए के केंद्रीय परिवक्य के साथ 5 सालों में 4.1 करोड़ युवाओं के लिए रोजगार, कौशल और अन्य अवसरों की सुविधा के लिए 5 योजनाओं और पहलों के प्रधानमंत्री पैकेज की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है। इस वर्ष हमने शिक्षा, रोजगार और कौशल के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। बजट में पहली बार नौकरी पाने वालों को बड़ा तोहफा है। सरकार की 9 प्राथमिकताओं में से एक है कि रोजगार और कौशल विकास। इसके तहत पहली बार नौकरी करने वालों को बड़ी मदद मिलने जा रही है। फॉर्मल सेक्टर में पहली बार नौकरी की शुरुआत करने वालों को 1 महीने का वेतन दिया जाएगा। यह वेतन डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए 3 किस्तों में जारी होगा। इसकी अधिकतम राशि 15,000 रुपये होगी। ईपीएफओ में पंजीकृत लोगों को यह मदद मिलेगी। योग्यता सीमा 1 लाख रुपये प्रति माह होगी। इससे 2.10 करोड़ युवाओं को फायदा होगा। सरकार रोजगार में प्रवेश करने वाले 30 लाख युवाओं को भी फायदा देने जा रही है। यह फायदा भविष्य निधि यानी पीएफ में 1 महीने के योगदान के रूप में होगा। साथ ही अगर बजट में किसी राज्य को लेकर बात करें तो बिहार की बल्ले बल्ले है, क्योंकि बिहार के लिए इस बजट में कई बड़े ऐलान किए गए हैं। वित्त मंत्री ने बजट में बिहार की सड़क संपर्क परियोजनाओं के लिए 26,000 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया। इससे पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे, बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे का विकास होगा। बोधगया, राजगीर, वैशाली और दरभंगा सड़क संपर्क परियोजनाओं का भी विकास होगा। बक्सर में गंगा नदी पर 2 लेन वाला एक अतिरिक्त पुल बनेगा। साथ ही बिहार में 21,400 करोड़ रुपए की लागत से विद्युत परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। इसमें पीरपैंती में 2400 मेगावाट का एक नया संयंत्र की स्थापना भी शामिल है। बिहार में नए एयरपोर्ट, मेडिकल कॉलेजों और खेल कूद की अवसंरचना का भी निर्माण होगा।
पूंजीगत निवेशकों में सहायता के लिए अतिरिक्त आवंटन उपलब्ध कराया जाएगा। बिहार सरकार के बहुपक्षीय विकास बैंकों से बाह्य सहायता से अनुरोध पर तेजी से कार्रवाई होगी। दूसरा, अगर किसी राज्य को सबसे ज्यादा फायदा इस बजट में हुआ है तो वो है आंध्र प्रदेश। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आंध्र प्रदेश के लिए बजट में ऐलान करते हुए कहा कि सरकार का आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम की प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए समन्वित प्रयास है। बहुपक्षीय विकास एजेंसियों के माध्यम से आंध्र प्रदेश को वित्तीय सहायता की सुविधा प्रदान करेंगे। चालू वित्त वर्ष में 15,000 करोड़ और आगामी वर्षों में अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था की जाएगी। पोलावरम सिंचाई परियोजना को जल्दी ही पूरा कराने के लिए पूरी तरीके से ये सरकार प्रतिबद्ध रहेगी। इससे हमारे देश को खाद्य सुरक्षा में भी सहायता मिलेगी। विशाखापत्तनम चेन्नई औद्योगिक गलियारे में कोपार्ती क्षेत्र में बुनियादी ढांचे पर जोर दिया जाएगा। आर्थिक विकास के लिए पूंजीगत निवेशों के लिए 1 साल तक अतिरिक्त आवंटन होगा। अधिनियम में रायलसीमा, प्रकाशम और उत्तर तटीय आंध्र प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों के लिए अनुदान है। 1 करोड़ युवाओं को अगले 5 साल में टॉप 500 कंपनियों में इंटर्नशिप का मौका भी दिया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा कि सरकार 1 करोड़ युवाओं को अगले 5 साल में टॉप 500 कंपनियों में इंटर्नशिप का मौका देगी और ये इंटर्नशिप 12 महीने की होगी। इसमें युवाओं को कारोबार के वास्तविक माहौल को जानने और अलग अलग पेशे की चुनौतियों से रूबरू होने का मौका मिलेगा। इसके साथ ही युवाओं को हर महीने 5,000 रुपये का भत्ता दिया जाएगा। यही नहीं, उन्हें एक मुश्त मदद के रूप में 6,000 रुपये भी दिए जाएंगे। अब कंपनियों को अपने कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत प्रशिक्षण का खर्च और इंटर्नशिप की 10% लागत को वहन करना होगा। तीसरा है, जो कि किसानों के लिए एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है, वो है सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की शुरुआत। निःशुल्क सौर बिजली योजना पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की शुरुआत की गई है, जिसके तहत छतों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे, जिससे 1 करोड़ परिवारों को हर महीने 300 यूनिट तक निःशुल्क बिजली मिल सकेगी। यह योजना इसे और ज़्यादा बढ़ावा देगी। साथ ही सरकार का जोर है धार्मिक पर्यटन को बढ़ाने का। धार्मिक पर्यटन बढ़ाने पर सरकार का जोर पर्यटन के विकास पर केंद्र सरकार का विशेष ध्यान है। महाबोधि मंदिर के लिए कॉरिडोर निर्माण का ऐलान किया गया। गया के विष्णुपद मंदिर के लिए कॉरिडोर बनेगा। यह काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के विकास पर आधारित होंगे। बुनियादी ढांचे के विकास पर सरकार का फोकस। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि मजबूत बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण निवेश किए गए हैं। बुनियादी ढांचे के विकास के लिए पूंजीगत व्यय के लिए 11 लाख करोड़ रुपए से अधिक आवंटित किए गए। यह हमारे सकल घरेलू उत्पाद का 3.4% होगा। निजी क्षेत्र द्वारा बुनियादी ढांचे में निजी निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा और इसके लिए वित्त पोषण और सक्षम नीतियां बनाई जाएंगी। सुपर क्रिटिकल तकनीक पर आधारित थर्मल प्लांट का किया जाएगा निर्माण। वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि एनटीपीसी और BHEL के बीच एक संयुक्त उद्यम AUSC उन्नत अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल प्रौद्योगिकी का उपयोग करके 100 मेगावाट का वाणिज्यिक ताप विद्युत संयंत्र स्थापित करेगा। वित्तीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 4.9% रहने का अनुमान। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि वित्तीय घाटा 2024-25 तक सकल घरेलू उत्पाद का 4.9 रहने का अनुमान है। लक्ष्य घाटे को 4.5% से नीचे पहुंचाने का है। सोना चांदी समेत ये चीजें होंगी सस्ती। मोबाइल फोन और उपकरणों के घरेलू उत्पादन में इजाफा हुआ। मोबाइल फोन, मोबाइल चार्जर पर सीमा शुल्क घटाया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि मोबाइल फोन और मोबाइल PCBS तथा मोबाइल चार्जर पर BCD को घटाकर 15% करने का प्रस्ताव करती हूँ। कैंसर के मरीजों के लिए 3 और दवाओं को पूरी तरह सीमा शुल्क से मुक्त कर दिया जाएगा। यानी जो मरीज या जो कैंसर के मरीज हैं जिनके लिए जो दवाइयाँ आती थी, अब वो दवाइयाँ सस्ती हो जाएंगी। एक्सरे ट्यूब, फ्लैट पैनल डिटेक्टर में भी सीमा शुल्क घटाया जाएगा। सोने और चांदी पर सीमा शुल्क 6% और प्लेटिनम पर 6.4% सीमा शुल्क घटाया जाएगा। इससे अलग प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चरण 4 का शुभारंभ भी किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 25,000 ग्रामीण बस्तियों को सभी मौसमों में अनुकूल सड़कें प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चरण 4 का शुभारंभ किया जाएगा। बिहार में अक्सर बाढ़ आती रहती है। नेपाल में बाढ़ नियंत्रण संरचनाओं के निर्माण की योजना अभी तक आगे नहीं बढ़ पाई। हमारी सरकार 11,500 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। असम, जो हर साल बाढ़ से जूझता है, उसे बाढ़ प्रबंधन और संबंधित परियोजनाओं के लिए सहायता मिलेगी। ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के लिए TDS 1% से घटाकर 0.1% किया गया।
कर व्यवस्था पर वित्त मंत्री ने कहा कि चैरिटी के मामलों में 2 अलग अलग व्यवस्थाओं की जगह एक कर छूट व्यवस्था होगी। साथ ही विभिन्न भुगतान के लिए 5% टीडीएस की जगह 2% टीडीएस की व्यवस्था होगी। म्यूचुअल फंड्स या यूटीआई के पुनः खरीदारी पर 20% टीडीएस को वापस ले लिया गया है। ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के लिए टीडीएस को 1% से घटाकर 0.1% कर दिया गया। साथ ही टीडीएस भरने में देरी करने को भी अब अपराध नहीं माना जाएगा। इससे अलग 25 महत्वपूर्ण खनिजों को भी सीमा शुल्क से छूट दी जाएगी और उनमें से 2 पर बीसीडी कम किया जाएगा। आयकर अधिनियम 1961 की होगी समीक्षा। वित्त मंत्री ने कहा कि आयकर अधिनियम 1961 की व्यापक समीक्षा की जाएगी, जिससे टैक्स संबंधी विवाद और मुकदमेबाजी कम होगी। इससे 6 महीने का पूरा करने का प्रस्ताव है। वित्त मंत्री ने कहा कि केवल उन मामलों में आयकर आकलन को 3 साल बाद फिर से खोला जाएगा जहां बची हुई आय 50 लाख रुपए और उससे अधिक है। वित्त मंत्री ने कहा कि दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर को 10% से बढ़ाकर 12.5% किया गया है और दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ छूट 1 लाख से बढ़ाकर 1,25,000 किया गया है। अल्पकालिक पूंजीगत लाभ कर 15% से बढ़ाकर 20% किया गया है। हालांकि ये जो बाद में आपने दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ सुना है, ये ज़्यादातर उन लोगों के लिए है जो शेयर मार्केट में या म्यूचुअल फंड में अपना निवेश करते हैं। उम्मीद करते हैं ये बजट से आपको बहुत कुछ काफ़ी हद तक समझ आया होगा। आज के वीडियो में इतना ही। अब हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।